हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड मोस्टली रिवॉल्व अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है एक लेयर अराउंड आर अर्थ, है ना। अर्थ के अराउंड एक एयर की लेयर होती है जो कि ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से अर्थ को ओवरलैप करके रखती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो ये हम देखने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है। ये एयर वेट रखती है, इसलिए ऊपर की पूरी एयर कॉलम नीचे सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एयर कॉलम का वेट अर्थ सरफेस पर फोर्स लगाता है और जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट बाय अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर पर अ यूनिट एरिया। ठीक है, इस तरह एग्जांपल से समझो कि सी लेवल पर तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम एयर कॉलम होती है, लेकिन अगर तुम माउंटेन पर चले जाते हो तो माउंटेन टॉप पे क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर एयर की क्वांटिटी कम होती है, एयर कॉलम का वेट कम होता है, तो प्रेशर कम देखने को मिलता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज करता है। प्रेशर हाइट के साथ में जो है डिक्रीज क्यों होता है? इमेजिन करो सी लेवल पे एयर है, तुम्हारे ऊपर बहुत लार्ज एयर कॉलम है, लेकिन माउंटेन पे उतना लार्ज नहीं है। देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो ओवरलाइंग जो एयर है, मतलब आपके ऊपर जो एयर है वो कम होती है, तो प्रेशर कम लगाती है। सिंपल सा फॉर्मूला, इतना कुछ है ही नहीं रॉकेट साइंस। ठीक है। हाँ, तो लोअर एटमॉस्फेयर में एक रफ अप्रोक्सीमेशन दिया जाता है कि 10 मीटर हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर रफली 1 जो है एमबी आसपास जो है डिक्रीज होगा। लेकिन ये फिक्स्ड यूनिवर्सल रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर डेंसिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसलिए यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट आए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो वो गलत हो जाएगा। बेटर स्टेटमेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट ए यूनिफॉर्म। अब देखते हैं कि विंड क्या होती है। विंड क्या होती है ना। विंड क्या होती है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रेशर का विंड से कनेक्शन थोड़ा समझेंगे पहले। अगर एक जगह प्रेशर हाई है और दूसरी जगह प्रेशर लो है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफरेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसलिए एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। कभी भी आप देख लीजिए, एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। या फिर कोई भी फ्लूइड चीज़ है, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है। इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम जो है विंड कहते हैं। यहाँ पे अगर एयर की बात हो रही है तो इसको विंड बोलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब विंड की बेसिक जो है ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन एक्चुअल विंड स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स, फ्रिक्शन और बहुत सारी फोर्सेज होती है ना। तो ये सब चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, और दूसरा होता है वर्टिकल वेरिएशन। ठीक है ना। तो एयर प्रेशर अर्थ पर यूनिफॉर्म नहीं होता, ये दो डायरेक्शन में वेरी करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेरी करता है, हाइट के साथ प्रेशर चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी देखने को मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्रेशर देखने को मिलता है। वर्टिकल वेरिएशन की बात करेंगे तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। लेकिन प्रेशर डिक्रीज यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता, ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, वाटर वेपर, ग्रेविटी, इन सब का भी इफेक्ट हमको देखने को मिलता है ना। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है अगर हम समझने की कोशिश करें, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं, है ना। उनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है ना, ये देखने को मिलता है ना। और जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर में टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेशर का वर्टिकल वेरिएशन टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, है ना। जब पास में ज़्यादा पार्टिकल्स जो पास में है तो प्रेशर ज़्यादा है, पास में किसके होते हैं? ठंडी हवा के, और दूर में गर्म हवा के होते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर कम होता जाता है। वाटर वेपर का क्या इफेक्ट होता है अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वाटर वेपर का क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है ना। तो ये प्रीलिम्स का बहुत जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जनरली हम सोचते हैं वाटर ऐड करेंगे तो हैवी जो एयर जो है वो हैवी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। वाई? क्योंकि ड्राई एयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं।
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। व्हेरेज़ वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 18। तो देयरफॉर जो वाटर वेपर है वो कंपैरेटिवली लाइटर मॉलिक्यूल है। जब वाटर वेपर ड्राई एयर को रिप्लेस करता है तो क्या होता है कि एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम हो जाता है, इसलिए एयर डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो है बहुत ट्रिकी चीज़ है कि मॉइस्ट एयर जो है वो लेस डेंस होती है देन द ड्राई एयर। क्या बोला मैंने? कि मॉइस्ट एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है ड्राई एयर से। क्यों? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कम होता है कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना? अब ग्रेविटी का क्या रोल होता है? ग्रेविटी एयर को अर्थ के टुवर्ड्स पुल करती है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है? यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है ना? तो ये हमने हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है? थोड़ा-सा वर्टिकल के बारे में देखेंगे, फिर बाकी चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, कूलिंग डिस्कस कर ली, है ना? वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वाटर वेपर एंड प्रेशर, ठीक है? वी हैव आल्सो या ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आइसोबार्स वगैरह भी करेंगे। आइसोबार क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। लाइन जॉइनिंग अ प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस-जिस जैसे मान लो इधर 23 है, इधर 23 है, इधर 23 है ना? इधर 23 है। तो ये जो लाइन जोड़ेगी इन सब पॉइंट्स को जहाँ पे इक्वल प्रेशर है उसको बोलेंगे आइसोबार। यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया, वाटर वेपर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब हम आते हैं जो वर्टिकल जो फोर्सेस लगती है, वर्टिकल जो फोर्सेस लगती है उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या देखने को हमको मिलती हैं? वर्टिकल फोर्सेस क्या देखने को मिलती हैं? तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एटमॉस्फेयर में वर्टिकल प्रेशर ग्रेडिएंट बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है। एटमॉस्फेयर में वर्टिकल जो प्रेशर ग्रेडिएंट है वो काफ़ी होता है। अगर सिंपली प्रेशर ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग एयर मूव करे, तो एयर कंटिन्यूअसली अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती रहेगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में वर्टिकल प्रेशर ग्रेडिएंट जो है वो ऑलमोस्ट बैलेंस होता है ग्रेविटी से। ग्रेविटी इस बैलेंस को ब्रॉडली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम जो है कहते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर में वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो लिमिटेड होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूपीएससी डिस्टिंक्शन ये है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से, है ना? बट जो वर्टिकल पीजीएफ है इज लार्जली बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी। ये समझना थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? राइजिंग एंड फॉलिंग प्रेशर का वेदर कनेक्शन क्या देखने को मिलता है कि राइजिंग और फॉलिंग जो प्रेशर होता है उसका वेदर कनेक्शन क्या है? अब वेदर प्रेडिक्शन का सिंपल लॉजिक ये है कि प्रेशर अगर कम हुआ तो सरफेस कन्वर्जेंस यानी कि राइजिंग मोशन में स्ट्रेंथन। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर प्रेशर कम हुआ तो एयर राइज़ करेगी, एक्सपैंड करेगी, कूल होएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, अनस्टेबल वेदर बनेगा और रेन या थंडरस्टॉर्म जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। देयरफॉर जो फॉलिंग प्रेशर है इज़ जनरली एसोसिएटेड विद क्लाउडी अनस्टेबल वेदर। क्या बोला मैंने? जो फॉलिंग प्रेशर है इज़ जनरली एस्टैब्लिश्ड विद क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर, ठीक है? प्रेशर राइज़िंग जो होता है, प्रेशर राइज़िंग जिसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, वो स्टेबल वेदर को इंडिकेट करता है। जिसमें प्रेशर जो है वो राइज़ करता है, वो स्टेबल वेदर दिखाता है, ठीक है? ये हमने यहाँ से देखा, ठीक है? ये हमने यहाँ से देखा। उसके बाद में आते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं हमने समझ लिया। लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है? आइसोबार स्पेसिंग और विंड स्पीड का क्या है? आइसोबार स्पेसिंग और विंड स्पीड का क्या रिलेशन है थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ एक केस में जो है 1010 करके जो है प्रेशर ग्रेडिएंट देखने को मिलता है। दूसरे में 1008 प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे 1006 प्रेशर देखने को मिलता है ना? तो यहाँ मान लीजिए इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रेशर जो है ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है ना? तो कि ग्रेजुअली चेंज तो हो रहा है पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे 1010 है, 1008 है, 1006 है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वीक प्रेशर ग्रेडिएंट इसको हम बोलेंगे। जनरली वीकर विंड्स यहाँ पे चलेंगी। कैसे चलेंगी? वीकर विंड्स यहाँ पे चलेंगी। व्हेरेas दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरे केस में अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1010 है, यहाँ पे मान लीजिए 1004 है। काफ़ी क्लोज़ है ये काफ़ी दूर स्पेस थे, ये जो है काफ़ी क्लोज़ली स्पेस्ड है। काफ़ी क्लोज़ली स्पेस्ड है, मान लीजिए इतना ही क्लोज़ली स्पेस्ड है। तीसरा आ गया 100 कुछ भी 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना? तो क्योंकि ये क्लोज़ली स्पेस्ड है, शॉर्ट डिस्टेंस में इतना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्गर जो है विंड्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे, है ना?
स्ट्रॉन्गर विंड्स ये जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देयरफॉर आइसोबार्स जब क्लोज़र होते हैं एक दूसरे के, तो प्रेशर ग्रेडिएंट जो है काफ़ी स्टीपर देखने को मिलता है। विंड स्पीड जनरली हाई होती है, ठीक है? विंड स्पीड जनरली हाई होती है, ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्रेशर वेरिएशन के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, वो हम देखेंगे क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर वेरिएंस का रीज़न, है ना? अर्थ का रोटेशन हो सकता है प्रेशर का जो रीज़न, अर्थ का रोटेशन हो सकता है, वाटर वेपर, लैंड ओशन डिस्ट्रीब्यूशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी। ठीक है। हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर होता है, ये हम समझ गए। लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर होता है, ये भी हम समझ गए। अर्थ के रोटेशन का क्या रोल है? अर्थ रोटेट करती है और इस रोटेशन की वजह से मूविंग एयर को अर्थ के फ्रेम में एक अपैरेंट अपैरेंट जो डिफ्लेक्शन है वो मिलता है। इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कोरियोलिस फोर्स इसको बोलते हैं। रोटेशन से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के पैटर्न पर डायनामिकली इफेक्ट जो है पड़ते हैं, जिसके थ्रू प्लैनेटरी विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स का अरेंजमेंट डेवलप होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन है कि अर्थ रोटेशन डायरेक्टली डज नॉट क्रिएट ऑल प्रेशर बेल्ट्स, है ना? बहुत सारे रीजन हैं, जैसे अनइक्वल हीटिंग, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, रोटेशन और लैंड ओशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब मिलकर जो है प्रेशर या विंड सिस्टम को बनाते हैं, है ना? वाटर वेपर और प्रेशर का क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि वाटर वेपर प्रेजेंट होने से मॉलिक्यूलर मास कम होता है और प्रेशर भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या-क्या फोर्सेस हैं जो कि वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड को जो है फ़र्क जिनका पड़ता है। ठीक है? अब हम एक्चुअल विंड को समझेंगे कि हाई टू लो प्रेशर तो करती है ना? ये तो हमने देखा, है ना? लेकिन एग्ज़ैक्ट स्ट्रेट जो है हाई टू लो नहीं चलती, थोड़ा-सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ मल्टीपल फोर्सेस हैं जो काम करती हैं, जैसे प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। इसकी वजह से जो है हमको पैटर्न दिखता है विंड का। ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? प्रेशर ग्रेडिएंट जो है हम समझ चुके हैं, हाई टू लो कैसे करती है, कितना अगर कम जो आइसोबार्स अब क्लोज़ली स्पेस्ड हैं तो जो है जल्दी हमको स्ट्रॉन्गर प्रेशर ग्रेडिएंट देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्गर स्पीड ऑफ विंड देखने को मिलती है। और फार जो हैं देखने को मिलेंगे, अगर आपके पास प्रेशर है वो आइसोबार्स, तो जो है हमको देखने को मिलेगा कि प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स जो है वो काफ़ी वीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो अर्थ की सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। देयर आर माउंटेन, ट्रीज, बिल्डिंग, सॉइल, वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना? ये जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं और इसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। विंड स्पीड को कम कर, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम विंड स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है? लैंड और ओशन का अगर हम फ्रिक्शन कंपेयर करें, तो लैंड पे ट्रीज, माउंटेन, बिल्डिंग, अनइवन टेरेन ये सब देखने को मिलता है, तो ज़्यादा रफ है। व्हेयरएज़ जो ओशन है वो रिलेटिवली स्मूथ देखने को मिलता है, तो वहाँ फ्रिक्शन कम है, लैंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब फ्रिक्शन का अगर वर्टिकल एक्सटेंट देखें तो फ्रिक्शन सरफेस के बिल्कुल पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और जैसे-जैसे हाइट बढ़ेगी तो वो वीक होता जाता है। जनरली एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर के रफली जो है 1 टू 3 किलोमीटर में सरफेस इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंट हो सकता है ना? दो एग्ज़ैक्ट डेप्थ वेदर कंडीशन और स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो म कहने का मतलब ये है कि जितना क्लोज़ली आप सरफेस के रहोगे, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन जो है वो विंड डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है, कैसे? ये इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन विंड को स्लो करती है, तो है ना? अगर जो फ्रिक्शन है वो विंड को स्लो करती है, तो विंड की स्पीड कम होती है, देखने को मिला। और कोरियोलिस फोर्स भी वीकर हो जाती है, बिकॉज़ कोरियोलिस डिपेंड्स पार्शियली ऑन विंड वेलोसिटी। देयरफॉर सरफेस विंड जो है वो प्रेशर ग्रेडिएंट के टुवर्ड मूव करती है और कोरियोलिस से डिफ्लेक्ट होती है। रिजल्ट ये होता है कि सरफेस विंड यूजुअली जो है क्रॉस आइसोबार at an angle towards lower pressure rather than flowing exactly parallel to them। ये हमने देखा। तो जो है फ्रिक्शन की वजह से विंड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले तो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर और कर्व्ड मोशन। मान लीजिए ऐसे कुछ मूव कर रहा है सर्कल में, है ना? तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है ना? दैट इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, ठीक है? इमेजिन जो कार है एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, कार को कंटिन्यूअस डायरेक्शन जो है चेंज करनी पड़ रही है। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक विंड अगर कर्व्ड पाथ फ्लो कर रही है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, रिक्वायर्ड जो फोर्स लगती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर साइक्लोन सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कर्व्ड एयर फ्लो। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स हम अगर देखें, वैसे तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ में वेस्ट टू ईस्ट चलती है। क्या चलती है? वेस्ट टू ईस्ट हमको ये देखने को मिलती है।
ठीक है। मूविंग एयर अर्थ के रोटेटिंग सरफेस के रिलेटिवली एपरेंट डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करती है, इसी को कोरिलेस फोर्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए आप गोल जो है एक झूले पे बैठे हैं, एक यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपका दोस्त बैठा है, यहाँ पे आपका एक दूसरा दोस्त बैठा है, और ये जो झूला है ये कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। तो मान लीजिए आप अगर अपने इस दोस्त के पास में जो है, इस दोस्त के पास में फेंकना चाहेंगे बॉल, तो इस दोस्त के पास में आएगी वो घूम के, है ना, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अर्थ में होता है, विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को कोरिलेस फोर्स बोलते हैं। रोटेशन की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसको कोरिलेस फोर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली फोर्स नहीं होती, इट्स अ सूडो फोर्स, है ना, ठीक है। एग्जैक्टली कोई फोर्स नहीं होती। तो यहाँ पे समझना ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। इक्वेटर पर कोरिलेस फोर्स ऑलमोस्ट जीरो रहती है और पोल्स पर मैक्सिमम रहती है। ये आपको अपने प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है, ठीक है। अब कोरिलेस जो है वो लैटिट्यूड के साथ क्यों इंक्रीज होती है ना। कोरिलेस जो है लैटिट्यूड के साथ क्यों इंक्रीज होती है, तो इसका एक ना एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई साइन थीटा, कुछ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड का एंगल, है ना। इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही बता दे रही हूँ, है ना। तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि साइन जो जीरो होता है, साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ये पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में, ठीक है। तो क्योंकि इक्वेटर पे जो है 0 डिग्री का एंगल हमको लैटिट्यूड का देखने को मिलता है, तो वो जीरो आ जाता है। इस वजह से पूरी जो फोर्स है वो भी, अगर इस जो फॉर्मूला में आप जीरो को पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा सारा। पोल्स पर क्योंकि 90 होता है और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो वहां पे मैक्सिमम देखने को मिलता है हमको। ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कोरिलेस फोर्स जो है वो हमको, ये अगर इस तरीके से फॉर्मूला के बेसिस पर अगर आप निकालें तो इस वजह से इक्वेटर पे जीरो देखने को मिलती है। अब कोरिलेस विंड को करता क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो विंड को मूव कराता है, कोरिलेस जो है वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है। पीजीएफ विच इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज द ड्राइवर एंड कोरिलेस जो है वो मॉडिफाई करता है डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आएंगे तो फेरेल्स लॉ जो है उसके बारे में बात हुई है। फेरेल्स लॉ क्या कहता है, फेरेल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो फेरेल्स लॉ जो है वो ये बताता है कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन राइट साइड में होता है, सदर्न में लेफ्ट साइड में होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, है ना। ये फेरेल्स लॉ ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। कोरिलेस और पीजीएफ की वजह से स्पीड और डायरेक्शन होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। सपोज एयर जो है वो हाई टू लो मूव कर रही है, कोरिलेस उसको डिफ्लेक्ट करता है और इवेंचुअली फ्री एटमॉस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरिलेस फोर्स के बैलेंस से विंड आइसोबार्स से अप्रोक्सीमेटली पैरेलल फ्लो करती है। इस आइडल बैलेंस को हम जियोस्ट्रॉफिक जो है विंड्स कहते हैं। सरफेस के पास फिक्स जो फ्रिक्शन है इस बैलेंस को डिस्टर्ब करती है समटाइम्स। कोरिलेस और साइक्लोन का भी हमने देखा। कोरिलेस और साइक्लोन का क्या जो है हमको देखने को मिलता है कि साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड बनता है। एयर को लो प्रेशर की तरफ मूव करना होता है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो इनवर्ड लगती है, बट अर्थ का रोटेशन जो है वो उसकी वजह से कोरिलेस होता है, डिफ्लेक्शन होता है। दस जो एयर है वो कर्व्ड एरिया में, कर्व्ड पाथ में मूव करती रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इक्वेटर पर साइक्लोन क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पे कोरिलेस फोर्स जीरो होती है ना। विदाउट सफिशिएंट कोरिलेस फोर्स एयर जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है कन्वर्ज करेगी, बट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रोटेशन नहीं कर पाएगी। इस वजह से इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं बनते, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो जनरल सर्कुलेशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब तक हमने इंडिविजुअल फोर्सेस समझे, अब इनको प्लेनेटरी स्केल पर कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ को इक्वल हीटिंग हर जगह पे इक्वल हीटिंग नहीं मिलती, जैसे पोल्स पे जैसी हीटिंग मिलती है वैसी जो है इक्वेटर पे नहीं होती। इक्वेटर पे जैसी हीटिंग होती है वैसी पोल्स पे नहीं होती। इक्वेटर पे मैक्सिमम जो है डायरेक्ट सनरेज देखने को मिलती है मोस्टली, है ना, तो ज़्यादा हीटिंग होती है। पोल्स पे जो है ऐसे ऑब्लिक पड़ती हैं, पड़ती हुई हैं, तो है ना, तो लेस हीटिंग देखने को मिलती है हमको। देयरफॉर इक्वेटर टू पोल एनर्जी इम्बैलेंस हमको देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर और ओशन इस इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए हीट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ट्रॉपिक्स पे मैक्सिमम हीट है, पोल्स पे हीट डेफिसिट देखने को मिलता है ना। तो हीट जो है वो पोलवर्ड ट्रांसफर जो है होती है, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। इसको जो है ग्लोबल हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं।
हुँ। तो जनरल सर्कुलेशन को अफ़ेक्ट करने वाले क्या-क्या फ़ोर्स होते हैं? एक तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ हीटिंग, है ना? इक्वेटर पर हेवी हीटिंग और पोल्स पे लेस हीटिंग। प्रेशर बेल्ट का इमर्जेंस, टेम्परेचर वग़ैरह हाई और लो होने की वज़ह से, है ना? बेल्ट्स का माइग्रेशन भी अफ़ेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ये भी अफ़ेक्ट करते हैं। अर्थ का रोटेशन भी अफ़ेक्ट करता है। ठीक है? तो ये सब कुछ रीज़न हम देख लेते हैं, एक-एक करके देख लेते हैं कैसे जो है अफ़ेक्ट करते हैं। तो लैटीट्यूड का तो हमने देख लिया कि जो है पोल्स पे मिनिमम वो पड़ती है सनलाइट, है ना? स्लैंटिंग पड़ती है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। प्रेशर बेल्ट का क्या है? हीटिंग डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर जो है वो सब्स राइज़ या सबसाइड करती है, ये रीज़न है। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट का क्या है कि सन का जो एपरेंट पोज़ीशन है वो नॉर्थ साउथ माइग्रेट करता है, देयरफॉर जो मैक्सिमम हीटिंग ज़ोन है वो शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे आईटीसीज़ेड शिफ्ट करता है, क्या होता है सब समझेंगे। प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट करते हैं, प्लैनेटरी सर्कुलेशन सीज़नली बदलता है। कॉन्टिनेंट और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता है। लैंड जो है वो रैपिडली हीट या कूल करती है। ओशन जो है वो स्लोली हीट या कूल करते हैं। देयरफॉर जो लैंड ओशन थर्मल कॉन्ट्रास्ट है उसकी वजह से भी हमको सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फ़ोर्स होती है और ये विंड को डिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज़, पोलर ईस्टर्लीज़ जैसे प्लैनेटरी विंड्स डेवलप होते हैं, है ना? अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है? ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स में, ठीक है? तो 90 डिग्री इस वाले एरिया में जो है हुँ, शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना? शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ तक रहता है और इसको डोल्ट्रम भी कहते हैं, इसको डोल्ट्रम भी कहते हैं। हम इसी डायग्राम में सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है? इसको जो है हम डोल्ट्रम भी कहते हैं और ब्रॉडर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कॉन्टेक्स्ट में इसको आईटीसीज़ेड भी कह सकते हैं, ठीक है? आईटीसीज़ेड। इक्वेटर पर लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि ये थर्मल लो है। इक्वेटर को ईयर अराउंड रिलेटिवली इंटेंस रेडिएशन मिलती है। तो क्या होगा कि जो है यहाँ पे आई विल जस्ट इरेज़ इट एंड मे बी आई विल यूज़ सम डिफरेंट कलर, कोई डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, मे बी ब्लू, ठीक है? हाँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेटर पर ना हीटिंग बहुत अच्छी होती है। तो गर्म हो रही है तो हवा जो है वो ऊपर जो है बढ़ती रहती है, हवा ऊपर आती रहती है, ठीक है? ऊपर ऐसे आती रहेगी हवा, राइज़ करती है, एक्सपैंड होती है ना? तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है एयर की, है ना? सरफेस पे डेंसिटी कम हो जाती है, लो प्रेशर हो जाता है और हमने देखा था कि लो प्रेशर वाले एरिया में बारिश अच्छी होती है ना? लो प्रेशर एरिया माने क्लाउडी या अनस्टेबल वेदर, है ना? तो ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे वर्टिकल कन्वेक्शन होते हैं, जो एयर राइज़ कर रही है इसको वर्टिकल कन्वेक्शन ही बोलेंगे। इक्वेटर पर सिर्फ एयर वार्म होकर रैपिडली राइज़ करती है, इसलिए यहाँ वर्टिकल मूवमेंट जो है स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हॉरिज़ॉन्टल सरफेस विंड रिलेटिवली वीक होती है। इसी वजह से डोल्ड्रम इसको बोलते हैं क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल जो है विंड्स नहीं चल रही, ठीक है? ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं और साउथ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास में आती हैं, ठीक है? इक्वेटर के पास में आते हैं, देयरफॉर यहाँ पे आईटीसीज़ेड जो है वो बनता है कन्वर्जेंस से। कन्वर्जेंस से आईटीसीज़ेड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हेडली सेल। क्या बोलते हैं इसको? हेडली सेल। अब इक्वेटर रीजन में वार्म मॉइस्ट एयर होती है, कंटिन्यूअसली राइज़ करती रहती है, एक्सपैंड करती है, वाटर वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। बारिश बहुत अच्छी होती है, रोज़ 4 बजे बारिश होती है, जिसको 4 o'clock रेन भी बोलते हैं, ठीक है? तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब आईटीसीज़ेड शिफ्ट क्यों होता है? शिफ्ट क्यों होता है? सन का एपरेंट जो डिक्लिनेशन है, वो नॉर्थ साउथ शिफ्ट करता रहता है। जून के पास मैक्सिमम हीटिंग नॉर्थवर्ड होती है, तो आईटीसीज़ेड जनरली नॉर्थवर्ड मूव करता है। दिसंबर के टाइम मैक्सिमम हीटिंग साउथवर्ड होती है, तो आईटीसीज़ेड जनरली साउथवर्ड मूव करता है। इंडिया के कनेक्शन में नॉर्दर्न समर में आईटीसीज़ेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये मॉनसून सर्कुलेशन के डेवलपमेंट से डीपली कनेक्टेड है। थर्मल इक्वेटर का क्या मतलब है कि आईटीसीज़ेड का कोई टेक्स्ट बुक में थर्मल इक्वेटर भी कहा जाता है काफ़ी जगह पे। बट कॉन्सेप्चुअल प्रिसिजन ये है कि ज्योग्राफिकल इक्वेटर दैट इज़ 0 डिग्री जो है वो फिक्स्ड माना जाता है। थर्मल इक्वेटर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ मैक्सिमम हीटिंग का शिफ्टिंग ज़ोन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों क्लोज़ली रिलेटेड है। डोल्ट्रम हमने देख लिया जो इक्वेटोरियल बेल्ट के वीक या वेरिएबल सरफेस विंड्स जो होते हैं, उनको हम डोल्ट्रम बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हॉरिज़ॉन्टल जो फ्लो है उसकी बजाय वर्टिकल फ्लो देखने को मिलता है
है ना? वर्टिकल कन्वेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन नहीं होता। और कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होती है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है? अब क्या हुआ, जैसे ये एयर राइज़ करी तो ये इधर एक्सपैंड हुई, ये साउथ में इधर एक्सपैंड हुई। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है? एप्रोक्सिमेटली 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ में जो है, ये जाके इस तरीके से नीचे सबसाइड कर जाती है ना? ये इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे क्योंकि एयर जो है वो नीचे आ रही है, तो सरफेस पे जो है हाई प्रेशर बन जाता है। इस जगह पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो लो प्रेशर देन हाई प्रेशर, है ना? जगह पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो इस वजह से क्योंकि बारिश भी अच्छी खासी हो रही है और ऊपर से जो है यहाँ पे हाई प्रेशर भी है और बारिश हो नहीं रही है और हाई प्रेशर भी है, तो यहाँ पे इस एरिया पे जो है हमको डेजर्ट्स बनते हुए दिखाई देते हैं। डेजर्ट्स बनते हुए हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, है ना? एयर सब्सिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है? एयर 30 डिग्री पर डिसेंड क्यों करती है? क्योंकि इक्वेटर पर राइजिंग एयर अपर ट्रोपोस्फेयर में पोलवर्ड मूव करती है। एज इट मूव्स कोरियोलिस इफेक्ट इट रेडिएटिव कूलिंग आल्सो अकर्स, मतलब ठंडी हो जाती है और सर्कुलेशन ज्योमेट्री आल्सो चेंजेस। तो अराउंड 30 डिग्री जो है एयर एक्यूमुलेट करती है, सबसाइड करती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है, ठीक है? 30 डिग्री रीजन में हाई प्रेशर होता है, सबसाइडिंग एयर होती है, तो यहाँ पे वीक सरफेस विंड्स भी देखने को मिलती है। हिस्टोरिकली सेलिंग शिप्स को प्रोलॉन्ग्ड काम कंडीशन मिलती थी, हेंस इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है? फिर आता है सब ट्रॉपिकल हाई और डेजर्ट का सीन। ये क्या है? ये ज्योग्राफी का गोल्डन कनेक्शन है। एट 30 डिग्री एयर जो है वो प्रेशर नीचे इंक्रीज होता है, डिसेंड करती है एयर, तो वहाँ पे बारिश-वारिश का कोई मतलब नहीं है, तो सूखा पड़ा रहता है, इसलिए वहाँ पे एरिडिटी देखने को मिलती है ना? कोल्ड ओशन करंट्स भी, अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के पास कोल्ड करंट्स देखने को मिलते हैं। सी सरफेस कूलिंग होती है, तो इवेपोरेशन रिलेटिवली कम हो जाता है ना? तो वैसे भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से एरिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ डेज़र्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अटाकामा डेज़र्ट देखने को मिला हमें, है ना? जैसे नमीब डेज़र्ट देखने को मिला हमें, ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलते हैं, है ना? अब सब ट्रॉपिकल हाई से ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से सरफेस एयर आउटवर्ड मूव करती है ना? 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ चलेगी। कोरियोलिस जो है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, ठीक है? सदर्न हेमिस्फीयर में उसको जो है लेफ्ट डायरेक्शन में हम मूव कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल हाई से आपको वेस्टर्लीज़ चलती हुई देखने को मिलती है। कौन-सी चलने को देखने को मिलती है? वेस्टर्लीज़ देखने को मिलती है हमको यहाँ पे। ठीक है? जो वेस्ट से ईस्ट आ रही है, ठीक है? यहाँ पे आपको वेस्टर्ली जो वेस्ट से ईस्ट आ रही है, हमको देखने को मिलती है, ठीक है? इस तरीके से, है ना? आगे आएँगे तो यहाँ पे ये स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में यूज़ किया जाता है कि अराउंड 40 डिग्री जो साउथ होता है, वहाँ पे रोरिंग 40s जो है वो चलती हैं, रोरिंग 40s चलती हैं, ठीक है? अराउंड 50 डिग्री, अब यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा विंड बहुत तेज़ चलती है क्योंकि यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, लैंड मास कम है, इस वजह से फ्रिक्शन कम होता है, तो यहाँ पे बड़ी वो बहुत तेज़-तेज़ हवाएँ चलती हैं। 40 डिग्री पे रोरिंग 40s, 50 डिग्री पे फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री पे स्क्रीमिंग यानी कि स्क्रीमिंग या फिर स्टॉर्मी 60s देखने को मिलती हैं। व्हाई स्ट्रॉन्गर? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में स्पेशली 40 टू 60 डिग्री के अराउंड ह्यूज अनइंटरप्टेड ओशनिक एक्सपेंस देखने को मिलता है। लेस लैंड है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। ठीक है? ये हमने देख लिया इस तरीके से। आगे आते हैं। आगे आएँगे तो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे एयर जो है वो सबसाइड कर गई, ठीक है? ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगी, है ना? इस तरीके से ऐसे मूव करेगी, है ना? ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है। अब ये वापस गर्म हो जाएगी तो ऊपर राइज़ करना शुरू करेगी, है ना? ऊपर राइज़ करना शुरू करेगी, ठीक है? हाँ। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-सा अगर हम ये भी देखें, वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट इरेज़ इट, या ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने देखा था यहाँ पे सबसाइड कर गई। अब सारी तो सबसाइड नहीं करती, तो यहाँ पे जो है और चलती रहती है ऊपर से। इट्स नॉट वर्किंग ना, ये जो एयर है वो और चलती रहती है इस तरीके से, चलती रहती है ना? तो क्या होता है, ये ऊपर से पोल से भी आ रही है एयर, पोल से भी आ रही है, कहाँ आ रही है ना? पोल से भी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकेशन अप्रॉक्सिमेटली 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ में यहाँ पे ज़ोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं। यहाँ 2 मेजर विंड सिस्टम जो है मिलते हैं, वेस्टर्लीज़ और पोलर ईस्टर्लीज़, है ना? सब ट्रॉपिकल लो डायनामिकली इंड्यूस्ड क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ प्रेशर लो प्राइमरीली जो है वो कन्वर्जेंस और राइजिंग मोशन से डेवलप होता है।
ठीक है? ऊपर से जो है हमको पोलर ईस्टर्लीज़ आती हुई दिखती हैं, वेस्टर्लीज़ नीचे से जा रही होती हैं, ठीक है? तो क्या होता है, अच्छा ठीक है, ये जो है हमारे पास में ईस्टर्लीज़ थे ना? यस, दीज़ वर, या ठीक है, तो ट्रेड विंड्स हैं, दीज़ वर ईस्टर्लीज़, या दे वर वेस्टर्लीज़, है ना? ये वेस्टर्लीज़ थे हमारे पास में। मे बी मैंने नीचे शायद इनको वेस्टर्लीज़ बोल दिया था। एनीवेज़ ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि सब ट्रॉपिकल जो है यहाँ पे जो 60 डिग्री पे जो हमको देखने को मिलता है, वो डायनामिकली इंड्यूस्ड क्यों है ना? एयर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है इस जगह पे। एयर एक्यूमुलेशन, पोलर फ्रंट क्या होता है कि वेस्टर्लीज़ रिलेटिवली वार्मर विंड्स होती हैं, है ना? वार्मर विंड्स होती हैं और ये पोलर ईस्टर्लीज़ कोल्डर जो है पोलर एरिया से आती है ना? मतलब यहाँ से आ रही है। ये जो मैं साइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ वही है। ये पोलर ईस्टर्लीज़ यहाँ से आ रही है, ये वेस्टर्लीज़ इधर से इधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है? तो ये दोनों जब मिलती हैं तो यहाँ पे फ्रंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रंट्स बनते हैं। है ना? ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के रीजन है, फ्रंटल एक्टिविटी होती है, साइक्लोजेनेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, साइक्लोन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? क्या होता है, वेस्टर्लीज़ पोलर ईस्टर्ली से कन्वर्ज करती हैं, तो एयर जो है वो ऊपर हटती है, मतलब जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है इस तरीके से, तो एयर ऊपर मूव करेगी, एयर ऊपर मूव करेगी, है ना? तो यहाँ पे जो है फ्रंट्स बन जाते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी भी हमको देखने को मिलती है मिड हाई लैटिट्यूड पे, ठीक है? मिड हाई लैटिट्यूड पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इट इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड, व्हेयरएज़ पोलर एरिया पे तो अगेन क्या होता है अप्रॉक्सिमेटली 80 टू 90 डिग्री पे पोल्स के पास में थर्मली इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर से लेके कि बहुत ठंडा होता है ना? बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है? पोलर रीजन्स में सन रेज़ जो है हाईली ऑब्लीक होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है प्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। पोलर ईस्टर्लीज़ की बात करें तो पोलर हाई से एयर सरफेस के आउटवर्ड जो है मूव करती हैं फ्रॉम 90 टू 60 डिग्री, बट कोरियलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेफ्टवर्ड रिलेटिवली मूव करती हुई दिखती है, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको देखा। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना? लो प्रेशर इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है? अब पूरा प्रेशर बेल्ट का स्टोरी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग हीटिंग की वजह से यहाँ पे एयर राइज़ कर रही है ना? इक्वेटोरियल लो बन रहा है यहाँ पे, है ना? फिर जो 30 डिग्री पे है, वो वहाँ पे डिसेंड कर रही है, एयर जाके नीचे डिसेंड कर रही है, ठीक है? सब ट्रॉपिकल हाई बन रहा है यहाँ पे। सरफेस जो है एयर डाइवर्ज कर रही है। एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ आ रही है, मतलब डाइवर्ज करके, नीचे डाइवर्ज करके, एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ आ रही है और दूसरी ब्रांच जो है अब वो 60 डिग्री की तरफ जा रही है वेस्टर्लीज़ बन के। 60 डिग्री पे क्या होता है, वेस्टर्लीज़ और पोलर ईस्टर्लीज़ कन्वर्ज करती हैं तो फ्रंट बना देती हैं। फ्रंट बना देती हैं, वहाँ पे साइक्लोन कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है हमको। साइक्लोन कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है? इस तरीके से जैसे ये बहुत मेसी हो गया, वेल जस्ट इसको इरेज़ करके देखते हैं। थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एयर राइज़ करी, ठीक है? इधर गई, इधर जाके ठंडी हो गई, है ना? 30 डिग्री के आस-पास तो सबसाइड की, है ना? अब मूव कर रही है। इधर से जो है इधर से ये पोलर वाली आ रही है ना? पोलर वाली आ रही है, इधर से ये मूव कर रही है। जहाँ पे ये मिली तो फ्रंट में क्या होता है कि ऊपर अब मूव करने लगी। जो गर्म हवा है उसको ऊपर उठा देती है, तो यहाँ पे जो है अगेन लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो लो प्रेशर, देन हाई प्रेशर, देन अगेन लो प्रेशर, और यहाँ पे क्योंकि ठंडा है, एयर सबसाइड करती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पोल्स के पास में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आई बिलीव अब क्लियर हो गया, थोड़ा मेसी हो गया था, है ना? ठीक है? तो ये हमको इस तरीके से जो है देखने को मिलती है। ठीक है? 0 टू 30 डिग्री जो होता है, यहाँ पे हमको हेडली सेल देखने को मिलती है। हेडली सेल देखने को मिलती है, ठीक है? और हेडली सेल का इम्पोर्टेंस ये है कि हेडली सेल एक्सप्लेन करती है इक्वेटोरियल रेनफॉल को, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को, ट्रेड विंड्स को, सब ट्रॉपिकल हाइज़ को और ट्रॉपिकल हीट डिस्ट्रीब्यूशन को भी। फिर 30 टू 60 डिग्री जो है, 30 टू 60 डिग्री हमको फेरल सेल देखने को मिलती है। फेरल सेल में वेस्टर्लीज़ चलती हैं, ये वेस्टर्लीज़ वो विंड होती है जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको फेरल सेल देखने को मिलती है। फेरल सेल की स्पेशल बात ये है कि हेडली सेल जो है वो डायरेक्ट थर्मल सेल है और पोलर सेल जो है वो डायरेक्ट थर्मल सेल है, बट जो फेरल सेल है वो इनडायरेक्ट सेल है। क्यों? बिकॉज़ ये पोलर सेल ऊपर है ना, बिकॉज़ फेरल सर्कुलेशन डायरेक्टली सिंपल हीटिंग या कूलिंग से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। मिड लैटिट्यूड में साइक्लोन या एंटी साइक्लोन एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, इसलिए फेरल सेल का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का रिलेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो है समझने की ज़रूरत है। ठीक है? ये हमने इस तरीके से देखा। पोलर सेल हमने देखा, वो जो ठंडी पोल्स के अराउंड होती है उसको पोलर सेल बोलते हैं। ठीक है? इस तरीके से हमने देखा।
अब तीनों सेल्स को एक साथ अगर हम समझने की कोशिश करें, तीनों सेल को एक साथ समझने की कोशिश करें, तो 90 डिग्री तो 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है आईटीसीज़ेड, 0 डिग्री टू 30 जो डिग्री होता है हेडली सेल देखने को मिलता है, 30 टू 60 जो है हमको कौन-सा देखने को मिलता है, फेरल देखने को मिलता है एंड देन 60-90 हमको पोलर सेल देखने को मिलता है। ठीक है? इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे आते हैं, है ना? आगे आते हैं। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं इफ वी हैव समथिंग एल्स और जस्ट हमारा इतने में ही कंप्लीट हो गया, विल जस्ट सी। या ये हमने सब देख लिया, डिसेंड कर दिया, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, पोलर फ्रंट्स वी हैव डन। ठीक है, दिस वी हैव डन। या so I believe we have completed this topic. Yeah, we have completed this topic and now we can move on to our MCQ. ठीक है, तो MCQ कर लेते हैं। अच्छा चलो, एक उसमें मैप नहीं समझ आ गया, चले, है ना? तो MCQ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट MCQ है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑल्टीट्यूड से डिक्रीज होता है, यस। द रेट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड रिमेन्स यूनिफॉर्म, नहीं। Moist air less dense than dry air at the same temperature and pressure. Yes, it is correct. So 1 and 3 is the correct answer. Next question है. Next question है. With reference to the Coriolis force, consider the following statement. It is zero at equator. Yes. It increases with latitude. Latitude के साथ increase होती है. Yes. It acts in the same direction in the pressure gradient force. सही है ये. Pressure gradient force की direction में जो है ये force लगाती है. ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा. Fourth, its magnitude depends partially on wind velocity. Yes, it does. तो 1 to 4 is the correct answer. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? Coriolis deflects moving air and is proportional to wind velocity and the sign of latitude. It does not act in the same direction as PGF. ठीक है. Next question है, which one of the following best explains the prevalence of desert around 30 degree north, 30 degree south? क्योंकि wind जो है वो नीचे आती है ना, हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट करती है इस वजह से। ठीक है, तो ये देखते हैं, डिसेंडिंग एयर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेटोरियल लो थर्मली इंड्यूस्ड होता है, यस। सब ट्रॉपिकल हाई डायनेमिकली इंड्यूस होता है, यस। सब पोलर लो डायनेमिकली इंड्यूस होता है, डायनेमिकली इंड्यूस होता है सब पोलर लो, है ना, यस। ठीक है, एंड पोलर हाई जो है थर्मली इंड्यूस होता है, यस। ठीक है, तो आई बिलीव सारे ही सही हैं, सारे सही हैं। डोल्ड्रम्स क्या होते हैं? जहाँ पे वीक जो है ये सरफेस विंड्स होती है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे डोल्ड्रम होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे होता नहीं, पोलर हाई प्रेशर पे होता नहीं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे डोल्ड्रम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्लीज जनरली ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। हाँ, ऐसा कुछ है कि जो वेस्टर्लीज है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर की तरफ चलती है। सही है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला जो है करेक्ट देखने को मिलता है। सेकंड है, पोलर ईस्टर्लीज जनरली ब्लो फ्रॉम पोलर हाईज टुवर्ड्स सब पोलर लोज। ऐसा है, सही है ये भी। थर्ड है, ट्रेड विंड्स जनरली मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन। यस, इट इज करेक्ट। तो सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sequence correctly represent the broad pressure pattern from equator towards pole? High, low, high, low. ऐसा है, low, high. B is the correct answer. है ना, 0 डिग्री पे लो होता है, 30 पे हाई होता है, फिर 60 पे लो हो जाता है, 90 पे हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेरल सेल। It occurs approximately 30 to 60 degree. Yes, it is correct. Its surface wind is associated with the westerlies. Westerlies. Yes, it is correct. ठीक है। थर्ड इज इट इज थर्मली डायरेक्ट, नहीं थर्मली नहीं है। फोर्थ इज इट डायनेमिक्स आर स्ट्रांगली लिंक टू मिड लैटिट्यूड वेदर इकोसिस्टम। यस, तो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आइसोबार ऑन द वेदर मैप आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, इट जनरली इंडिकेट्स। क्लोजली स्पेस्ड है तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा ना, स्ट्रॉन्ग विंड्स बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली एब्सेंट एट द इक्वेटर? क्यों होता है जनरली एब्सेंट, क्यों होते हैं? क्योंकि कोरिलिस फोर्स नहीं होती इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरिलिस फोर्स? पीजीएफ डिफ्लेक्ट विंड वाइल कोरिलिस इनिशिएट्स इट। उल्टा हो गया ये तो, है ना। पीजीएफ ड्राइव्स एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर वाइल कोरिलिस डिफ्लेक्ट मूविंग एयर। सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग। अनइक्वल सोलर हीटिंग, ये होता है इस वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ रोटेशन इसकी वजह से भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशन, यस, इसकी वजह से भी होता है। एंड सीजनल माइग्रेशन ऑफ जोन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग, यस, इसकी वजह से भी होता है। तो सारे करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है हमने एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन करे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।